स्वागत है आप सभी का आज की हमारी क्लास में। आज मैं आपको यहाँ साइंस के कुछ क्वेश्चन करा रही हूँ। जैसा कि आपको पता है पिछली क्लासों में मैंने काफी क्वेश्चन कराए हुए हैं, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। अगर आपने हमारी क्लासेस नहीं देखी तो आप प्रीवियस क्लास देख सकते हो, क्योंकि मैं ऐसे प्रश्न है जो आगामी परीक्षा जो भी होंगी जहाँ भी साइंस आता हो, हर एग्जाम में साइंस पूछा ही जाता है। तो अगर आप यहाँ ढंग से पढ़ते हो तो कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंस जाएगा। तो चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। देखिए पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है, ये आपातकालीन हार्मोन या फ्लाइट हार्मोन। आपातकालीन हार्मोन या फ्लाइट हार्मोन किसे कहते हैं? अगर एक चीज आपने नोटिस करी हो कि आप बैठे हो आराम से, अगर आपके पीछे कोई भी जानवर जैसे कुत्ता उदाहरण के तौर पे ले ले, अगर दौड़ा दिया जाए तो आप बिना सोचे समझे तुरंत भागने लगते हो। तुरंत भागने लगते हो, क्यों? क्योंकि वहां पे आपसे क्या करना है, आपको उससे कुत्ते से बचना है। उस समय आपके बॉडी में हार्मोन सिक्रेट होता है, ठीक है, तो उसको हम आपातकालीन हार्मोन बोलते हैं। तो आप प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। और पहले तो हमारी क्लास लाइव होती है, क्लास लाइव आ जाइए, जो जुड़ जाइए लाइव। फिर यहाँ से जो भी प्रश्न अगर आपको आ रहा है तो आप हमें लाइव सेक्शन में बता सकते हैं। देखिए आपातकालीन हार्मोन या फ्लाइट हार्मोन, दो नामों से इसे जानते हैं। एक तो आपातकालीन, क्योंकि जब स्थिति ऐसी होती है, हमारा देखो आप जानते हो न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स का काम क्या होता है? हमारा जो ब्रेन होता है उसको सूचना देना, उसमें सूचना भेजना। फिर ब्रेन क्या करता है, जो न्यूरॉन्स के द्वारा जो भी सूचना उसको भेजी गई है, तो हमारे जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनको क्या करता है, आदेश देता है कि इन कामों को करें। अब मैंने यहाँ पर क्या बताया कि ये हार्मोन कब सिक्रेट होता है, जब आप क्या होते हैं, या तो ज्यादा तनाव में हो, या स्थिति ऐसी होती है कि आप उसमें सोच नहीं पा रहे कि करना क्या है। तुरंत तेजी से, मैंने अभी उदाहरण दिया आपको, जैसे आप बैठे हो, आपको एक पीछे कुत्ता दौड़ा दिया जाए, तो आप क्या, कोई भी जानवर जो खूंखार जानवर हो, तो आप तेजी से भागने लगोगे। तो उसमें होता क्या है, देखो बताओ, एड्रीनलिन, प्रोजेस्टेरॉन, इंसुलिन, थायरोकैल्सिटोन, चार हार्मोन दिए गए हैं। चारों हार्मोन का अलग अलग रोल होता है। तो यहाँ पर जो पूछा जा रहा है उस, अगर आपको आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो इसका आंसर क्या हो सकता है। मैंने आपको हिंट भी दे दी कि होता क्या है, कैसे हार्मोन सीक्रेट होता है, कैसे निकलता है। लाइव आ जाइए, क्लास हमारी लाइव है हर समय, मतलब रोज ये क्लास हमारी 5 बजे लाइव होती है। इसमें बेसिकली मैं आपको साइंस वाले क्वेश्चन करा रही हूँ। आगामी जो परीक्षा आने वाली है सीटेट की, वहां पर भी ये प्रश्न आपके लिए काफी सहायक सिद्ध होंगे। बताइए, आंसर दीजिए सर। देखिए आपातकालीन हार्मोन किसको बोलते हैं? आपातकालीन हार्मोन है जो एड्रिनल, एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी ग्रंथियां होती हैं, बहुत सारे ग्लैंड होते हैं, ठीक है, और सारे ग्लैंडों का काम अलग अलग होता है। तो यहाँ पर क्या दिया जा रहा है, एड्रिनल हार्मोन। ये क्या होता है, ये क्या होता है, जब भी हम ऐसी स्थिति में होते हैं, अचानक हमें कोई कार्य करना होता है, तो उस समय ये हार्मोन सीक्रेट होने लगता है, ठीक है। और निकलता कहाँ से, एड्रिनल ग्रंथि रहती है, वहां से ये हार्मोन निकलता है। और ये पाई कहाँ जाती है, ये वाली जो ग्लैंड है ना, ये जो किडनी होती है उसके ऊपर पाई जाती है, किडनी के जस्ट ऊपर ये पाई जाती है, ठीक है। किडनी के ऊपर ये जो ग्लैंड होती है ना, वो पाई जाती है। और इसमें क्या होता है, तनाव की जो प्रक्रिया होती है, तनाव, जब हमें कभी तनाव आ जाता है तो उस समय ये हार्मोन काम करता है, तो तनाव हार्मोन भी बोलते हैं। तनाव हार्मोन की तरह से ये काम करता है, ठीक है। और ये आ रहा है तो आप बता सकते हैं। इसमें क्या होता है, ये एडिल दो, एक तो होता है कोर्टेक्स, एक होता है मेडुला। तो मेडुला से ये हार्मोन निकलता है, मेडुला से निकलता है एडिनल, ठीक है। यहीं से हार्मोन निकलता है, कहाँ से निकलता है, मेडुला से निकलता है। और एक हार्मोन और होता है जिसको हम तनाव हार्मोन बोलते हैं, वो होता है कार्टिसोल, ठीक है। ये कहाँ से निकलता है, यहाँ से कार्टिसोल। जब इसका स्तर बढ़ जाता है, इसका स्तर तब बढ़ता है जब व्यक्ति ज्यादा तनाव में होता है, ज्यादा डिप्रेशन में होता है, तो उस समय क्या होता है, इसका स्तर बढ़ जाता है। अगर इसका स्तर बढ़ जाएगा तो क्या, व्यक्ति तनाव में आ जाता है, ठीक है। तो इसको तनाव हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर एडिनल अगर दिया है, आपातकालीन हार्मोन भी दे रखा है, तनाव हार्मोन अगर दे रहे हैं तो आंसर इसका यही होगा, ठीक है। और इसमें आता है इंसुलिन, आप जानते हो ये पहले क्या होता है, ये जो ब्लड शुगर होती है, ब्लड शुगर,
आपने देखा हो शुगर के पेशेंट होते हैं, उनको ये शुगर के जितने मरीज होते हैं उनको इंसुलिन इंजेक्शन दिया जाता है। ये निकलता है कहाँ से? पैनक्रियाज से। ये निकलता है पैनक्रियाज से, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन ये महिलाओं में पाया जाता है। और थायरो जो कैल्सिटोन हार्मोन है, ये जो थायरो कैल्सिटोन हार्मोन है, ये क्या रहता है? जो ब्लड होता है उसके अंदर कैल्शियम और जो फॉस्फेट, दो चीजें होती हैं जो रक्त में क्या करता है, रक्त में कैल्शियम और फास्फेट, कैल्शियम और फास्फेट, ये दो चीज के स्तर को नियमित करता है। स्तर को क्या करेगा? नियमित करेगा। आपको चारों, देखो ये क्वेश्चन तो हमने एक किया, लेकिन हमें चारों हार्मोन समझ में आ गए ना। इस वाले हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है, फ्लाइट हार्मोन भी कहा जाता है, तनाव हार्मोन भी कहा जाता है। एक चीज और, इसको लड़ो या उड़ो ये हार्मोन भी कहा जाता है। लड़ो या उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है। कैसे भी प्रश्न आ सकता है, कैसे भी किसी भी वेस में ये पूछा जा सकता है कि लड़ो या उड़ो हार्मोन किसको कहा जाता है, तनाव हार्मोन किसको कहा जाता है, आपातकालीन भी यही होता है, और फ्लाइट हार्मोन भी यही होता है, ठीक है। फ्लाइट हार्मोन भी क्या होता है? यही। मैं बताती हूँ होता कहाँ पर है, एक डायग्राम से समझ लेते हैं। देखो डायग्राम है यहाँ पर, उससे समझ लेते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो ये आपको डायग्राम दिख रहा है ना, ये देखो यहाँ पर क्या दिख रही है आपको? किडनी, किडनी दिख रही है। उसके ऊपर आपको एडिनल ग्लैंड दिख रही है। एडिनल ग्लैंड यहीं पर ये हार्मोन पाया जाता है, ठीक है। यहीं पर ग्लैंड से, इसी ग्लैंड से ये वाला हार्मोन निकलता है, ठीक है। यहीं से निकलता है। और मेनली होता कहाँ से? एडिनल कॉर्टेक्स है, यहाँ से ये निकलता है। ये वाला देखो एडिनल मेडुला, ये दोनों चीज आपको दिख रही हो, तो ये यहीं से निकलता है, ठीक है। इसमें आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, डायग्राम में आप देख सकते हो कहाँ पर स्थित होता है। इस चीज को आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कि लगता है तनाव हार्मोन होगा तो मेरा ब्रेन से होगा, ऐसा नहीं है। हो जाती है मिस्टेक, लेकिन ये हार्मोन किडनी में रहता है, किडनी के जस्ट ऊपर, ठीक ऊपर पाया जाता है। येलो कलर का आपको दिख रहा होगा, वो एडिनल ग्लैंड है, ठीक है। एडिनल ग्लैंड है। अगले पे चलते हैं। तो ये तो कॉमन प्रश्न है, आता है, बताइए आप। सर्वप्रथम सबसे पहले डीएनए, डीएनए की डबल हेलिक्स, डबल हेलिक्स संरचना किसने प्रस्तुत करी, प्रस्तुत की? डबल हेलिक्स यानी द्विगुणित संरचना, द्विगुणित स्ट्रक्चर, ये सबसे पहले किसने दिया? ठीक है। अगर आपने देखा हो डीएनए आरएनए, उसमें एडिशन, ग्वानिन, थाइमिन, ये सारी चीजें रहती हैं। तो डीएनए होता क्या है? डीएनए हमारी जो सेल्स होती हैं, कोई भी सेल्स लो, सारी सेल्स के अंदर क्या रहता है? डीएनए आरएनए पाया जाता है। डीएनए में क्या होते हैं? जीन होते हैं। तो जीन क्या रहते हैं? हमारे जो लक्षण होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे से ट्रांसफर होते रहते हैं। तो वहीं पर ये प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, कि सबसे पहले डीएनए की डबल हेलिक्स जो द्विगुणित संरचना थी, किसने दी? आप बता सकते हो, सिंपल प्रश्न है। वॉटसन एवं क्रिक, ग्रेगर मेंडल, चार्ल्स डार्विन, जगदीश चंद्र बसु। आ रहा है तो आप हमें कमेंट में प्लीज बताइए आंसर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे प्रश्नों की, तब तक आप अच्छी तरह से इनको सीख नहीं पाओगे, ठीक है। अगर आप लाइव क्लास हमारी ले रहे हो तो इन प्रश्न का आंसर दे सकते हो। आप बताइए, वॉटसन एवं क्रिक, ग्रेगर मेंडल, चार्ल्स डार्विन, जगदीश चंद्र बसु। डीएनए का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, इस तरह का होता है। इसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्या? द्विगुणित संरचना, द्विगुणित संरचना, ठीक है। अब यही प्रश्न ये कह रहा है कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है किसने दिया, बताइए। अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए जो रहता है, जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड रहती है, जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की जो चेन रहती है, प्रत्येक डीएनए हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा रहता है, ठीक है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो रहती है साइड से, ठीक है, किससे जुड़ा रहता है? हाइड्रोजन, जो प्रत्येक जो रहेगा हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा रहता है, ठीक है, बॉन्ड से जुड़ा रहता है। आप देखोगे थाइमिन होता है, ठीक है,
ग्वानिन होता है, एडेनिन होता है, ये सारी चीजें इसके अंदर पाई जाती है। ठीक है, बताइए। जैसे अगर एडेनिन की बात करें, ये डबल बॉन्ड से थाइमिन से जुड़ा रहता है। ठीक है, कहाँ से जुड़ा, थाइमिन जुड़ा रहता है। और ग्वानिन की बात करें तो ग्वानिन किससे जुड़ा रहता है, ये जो हाइड्रो, ये सारे आपको दिख रहे हैं ना, ये बॉन्ड दिख रहे हैं, ये आपको बॉन्ड दिख रहे हैं, ये बॉन्डों से, ये जाले बॉन्ड कौन से, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पर देखो एडेनिन किससे जुड़ा हुआ है, थाइमिन से जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्ड से डबल डबल आपको दिख रहा है। और अगला देखो जो ग्वानिन है, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है साइटोसिन से। अब अगर आपको थोड़ा बहुत भी आ रहा हो तो आप बता सकते हो क्या है ये। सर्वप्रथम डीएनए की देखो डबल हेलिक्स संरचना, सबसे पहले हमने बहुत बार इस प्रश्न को पढ़ा है और काफी बार आया हुआ भी है। ठीक है, तो किसने दी थी, ये दी थी वॉटसन एवं क्रिक, ये दो लोग थे, एक वॉटसन थे, एक क्रिक, ये दो साइंटिस्ट थे। इन दोनों ने मिलकर क्या किया था, जो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल प्रस्तुत किया था। किया कब था, 1953 में, 1953 में इन्होंने इस मॉडल को दिया, 1953 में इन्होंने इस मॉडल को दिया। ठीक है, अब देखो दूसरा यह ग्रेगर जॉन मेंडल। अगर आप ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में जानते हो तो आनुवांशिकी, जेनेटिक का पिता कहा जाता है, इनको क्या कहा जाता है, आनुवांशिकी का पिता, आनुवांशिकी का पिता इसलिए कहा जाता है। अगर आप इनके बारे में जानते हो तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ये देखा जो लक्षण होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, इन्होंने क्या किया था, अपना एक प्रयोग किया था। इन्होंने अपना प्रयोग मटर के पौधे पर किया था, मटर का पौधा लिया था, इसका बॉटनिकल नाम रहता है पायसम सैटाइवम। इन्होंने वहां पर ये देखा कि जब इन्होंने क्रॉस कराया तो इन्होंने क्या देखा कि लक्षण होते हैं, भले भी प्रभावी और प्रभावी दो प्रकार के बताए, जैसे ऐसा होता है। कभी कभार आपको एक उदाहरण के तौर पर समझाती हूँ, इस चीज को आप समझना। जैसे जैसे किसी के पापा लंबे हैं, उसकी मम्मी की हाइट कम है, लेकिन उनके बच्चे लंबे भी हो सकते हैं, उनकी हाइट भी कम हो सकती है। इसमें एक चीज रहती है प्रभावी और अप्रभावी। जो लक्षण प्रभावी होगा वो अगली पीढ़ी में चला जाएगा। ठीक है, और जो लक्षण अप्रभावी हो जाएगा वो क्या होता है, वहां पर छुप जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता, अगली पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी जब आएगी तो वहां पर वो लक्षण क्या दोबारा आ सकता है। यानी जरूरी नहीं है उसकी जो तीसरी पीढ़ी है वहां पर उसकी संतानें कैसे हो सकती है, उसकी लंबाई कम भी हो सकती है, या क्योंकि लक्षण क्या होते हैं तब छुप जाती है लेकिन अगली पीढ़ी में प्रकट हो जाते हैं। तो इसलिए ग्रेगर जॉन मॉन्डल को आनुवांशिकी का पिता इसलिए कहा जाता है। इन्होंने बताया कि रसायन होते हैं, ये रसायन होते हैं जो क्या करते हैं, लक्षणों को ले जाते हैं। ठीक है, रसायन होते हैं। आप देखो चार्ल्स डार्विन, इनको भी क्या कहा जाता है, विकासवाद। विकासवाद अगर आप बात करें, विकासवाद, प्रयोगवाद, इन सारी चीजों को उन्होंने बताया था। विकासवाद, प्रयोगवाद के बारे में बताया था। इन्होंने क्या बताया, जो प्रजातियां होती हैं अपने आप को उस वातावरण में बचा लेती हैं, वो क्या कर जाती है, आगे बढ़ जाती हैं। और जो प्रजातियां क्या होती हैं उस वातावरण में खुद को बचा नहीं पाती हैं, वो पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। डायनासोर वगैरह ये क्यों नहीं बच पाए, क्योंकि इन्होंने अपने आप को उस वातावरण में ढाल नहीं पाया। अनुकूलन की अगर बात करें तो क्या उस वातावरण में वो प्रजातियां उस चीज को अगर सह लेंगी, ठीक है, तो आगे क्या होगा, आगे ये होगा कि वो प्रजातियां अगली पीढ़ी में चली जाएंगी और उनसे क्या है, अपने आप को वो विकास करती रहेंगी। इनकी एक पुस्तक है, चार्ल्स डार्विन की एक पुस्तक है जिसका नाम है ऑरिजिन ऑफ द स्पीसीज, ऑरिजिन ऑफ द स्पीसीज। इस पुस्तक के बारे में पूछा भी जाता है कि ऑरिजिन ऑफ द स्पीसीज पुस्तक किसकी है, चार्ल्स डार्विन की है। ठीक है, अगला देखो जगदीश चंद्र बसु, ये क्या है, भारतीय है। जगदीश चंद्र बसु क्या है, एक भारतीय है और ये पादप विज्ञानी है। क्या प्लांट के बारे में इन्होंने बताया था। और ये बंगाल के थे, कहाँ के थे, बंगाल के थे। इन्होंने बताया कि पौधों में भी जीवन होता है, इन्होंने बताया कि पौधों में भी जीवन होता है। और एक उपकरण था जिसको इन्होंने बनाया, कैस्मोग्राफ। ठीक है, एक उपकरण था जिसको बनाया कैस्मोग्राफ। क्या, कैस्मोग्राफ। इस उपकरण से इन्होंने बताया कि पौधों में भी क्या होता है, जीवन, पौधों में ही जीवन होता है। और ये जगदीश चंद्र बसु थे, इन्होंने पौधों में जीवन बताया। उसके लिए उनको पता करने के लिए इन्होंने एक उपकरण बनाया जिसका नाम होता है कैस्मोग्राफ। ठीक है, ये बंगाल के थे, एक पादप विज्ञानी थे और कैस्मोग्राफ का आविष्कार किया था। ठीक है, कैस्मोग्राफ का आविष्कार किया था। तो आंसर कौन सा था हमारा,
डीएनए की डबल हेलिक्स मॉडल दिया था वॉटसन एवं क्रिक ने। ठीक है, अब उनके मॉडल को हम देखते हैं कैसा था उनका मॉडल। यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा उनका मॉडल कैसा था। देखो, ये डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है, ये डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड वगैरह जो रहते हैं इनसे क्या रहा है, ये सारा बेस पेयर जुड़ा हुआ है। ये आपको दिख रही होगी ना, ये एक संरचना इस तरह दिख रही होगी ना, ये द्विगुणित संरचना है, स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये सारा जो होता है ना, ये शुगर फास्फेट बैकबोन इसकी जो रहती है ना, ये पूरी क्या रहती है, शुगर फास्फेट बैकबोन रहती है। और यहाँ पर आप देखो एडेनिन किससे जुड़ा हुआ है, थाइमिन से। ग्वानिन जुड़ा हुआ है साइटोसिन से। एडेनिन किससे जुड़ा रहता है, पूछा जाता है कि हमेशा जिससे जुड़ाव रहता है उसको सीरियल वाइज होना चाहिए। एडेनिन जुड़ा हुआ है किससे, थाइमिन से। ठीक है, और ग्वानिन जुड़ा हुआ है किससे, साइटोसिन से। ठीक है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखना कि जो एडिन एडिन रहता है वो थाइमिन से हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ा रहता है। और कितने हाइड्रोजन बंध रहते हैं, दो। जैसे ही यहाँ पे जैसे ग्वानिन आपको दिख रहा होगा ना, ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा रहता है। और ये सारे के सारे किससे जुड़े रहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से। जुड़ा किससे, साइटोसिन से। ठीक है, साइटोसिन से जुड़ा हुआ है। आपको देखिए डबल हेलिक्स मॉडल है जो वाटसन ने भी क्रिक ने दिया था, डबल हेलिक्स मॉडल। ओजोन परत की मोटाई मापने की यूनिट है। यूनिट से भी काफी प्रश्न आते हुए हैं। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ओजोन जो परत रहती है उसकी मोटाई मापने की कौन सी यूनिट है। ऑप्शन में दिया रहा है नॉट, डॉप्सन, मेग, पायरोमीटर। बताइए क्या हो सकता है इसका। कमेंट सेक्शन में हमें इसके आप आंसर भी साथ में देते जाइए। ठीक है, ओजोन परत की मोटाई मापने की यूनिट कौन सी है। ध्यान से ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन को पढ़िए, समझ में आएगा। ओजोन परत के बारे में जैसा आप जानते हैं, ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है, ये कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल में। हमारे वायुमंडल की जो परतें रहती हैं वहां पर क्या रहता है, जो समताप मंडल रहता है वहां पर ये ओजोन परत पाई जाती है। इसका काम क्या होता है, सूर्य से जो किरणें आती हैं, सन जो आती हैं, वो हानिकारक रहती है। अगर सीधे हमारे बॉडी पर पड़े ना तो हमारी बॉडी उनको सहन ही नहीं कर पाए। ठीक है, और वायुमंडल इतना गर्म हो जाए कि उसका तापमान तो वैसे ही बढ़ रहा है, तो ओजोन परत क्या करती है, जो हानिकारक परावैंगनी विकिरण आती है, ठीक है, उनको क्या करती है, उसको सोख लेती है, उनको सोख लेती है। और फिर हम सुरक्षित बने रहते हैं। लेकिन क्या है, धीरे धीरे क्या है, ओजोन परत की जो मोटाई होती है उस पर प्रभाव पड़ रहा है। प्रभाव इसलिए पड़ रहा है कि हम क्या रहते हैं, बहुत सी इलेक्ट्रॉनिक चीजें यूज कर रहे हैं। जैसे रेफ्रिजरेटर हुआ, यानी फ्रिज हुआ, एसी हुआ, इससे जो गैस निकलती है, सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये जो गैस है ना, ये सबसे ज्यादा ये सबसे ज्यादा क्या कर रही है, सबसे ज्यादा वायुमंडल में ओजोन को नुकसान पहुंचा रही है। ठीक है, सबसे ज्यादा वायुमंडल में क्या कर रही है, ओजोन को नुकसान पहुंचा रही है। तो बताइए आंसर में क्या हो सकता है। ये तो मैंने ओजोन परत के बारे में बता दिया। ये पाई कहाँ जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है, पहली बात। दूसरी बात ये क्या है, इसको नुकसान पहुंचाने वाली कौन सी गैस है, CH3, जिसका है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसका पूरा फुल फॉर्म है। आ भी जाता था CH3 का फुल फॉर्म, काफी बार पूछा भी गया है। बताइए क्या है, कौन सी इकाई है, इकाई बताइए। देखो, यहाँ पर ओजोन परत की जो मोटाई थी वो कौन सी थी, डॉप्सन। ये प्रश्न अभी हाल ही में भी आया है, एमपीपीएससी के प्रश्न, जो एमपीपीएससी की परीक्षा हुई थी वहां से ये प्रश्न आया हुआ है, उसी एग्जाम में पूछा गया था ये वाला। तो ये इसकी जो रहती है, इससे नापी जाती है। इसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, DU। ठीक है, इससे इसकी ओजोन परत की जो सांद्रता होती है, सांद्रता मोटाई मापने की क्या रहती है, यूनिट है। इसकी मोटाई मापने की यूनिट है। इसको सबसे पहला इसका उपकरण था वो बनाया था किसने, गॉर्डन MB डॉप्सन ने। गॉर्डन MB डॉप्सन, 1920।
इन्होंने यह उपकरण बनाया था जिससे क्या होता है, ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। उन्हीं के नाम पर, ऑप्शन लास्ट में दिया है, उन्हीं के नाम पर हमने इसका नाम लिख दिया है, ठीक है, इनका नाम रख दिया है। अगला प्रश्न, मनुष्य में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? सैलाइवरी ग्लैंड, कितनी सैलाइवरी ग्लैंड, मनुष्य में, ह्यूमन में कितनी सैलाइवरी ग्लैंड, कितनी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? लार ग्रंथियां पाई जाती है, बताइए। लार ग्रंथि आप जानते हो, अभी आप खाना खाते हो, खाना खाते हो तो क्या होता है, पहली बात तो आपके पास में अगर कोई खाना रखा हुआ है, कोई भी इसकी सुगंध अगर आपको चीज पसंद है तो सीधा क्या होगा, आपके मुंह में पानी आने लगता है। ये पानी क्या होता है, सैलाइवा होता है। सैलाइवा का काम क्या होता है, जो भी आप फूड मटेरियल ले रहे हो तो वो सैलाइवा क्या करता है, उस फूड मटेरियल में मिल जाता है, ताकि क्या है, जो फूड होता है चिकना हो जाए, खाना चिकना हो जाएगा, तो आसानी से वो खाना क्या आगे बढ़ सकता है। तो यहाँ से क्या निकल, जो ग्लैंड होती है वहां से सैलाइवा निकलता है। सैलाइवा का काम ही होता है भोजन को चिकना बनाना। तो कितनी जोड़ी ग्रंथियां पाई जाती है, 2, 4, 5, 3, बताइए कितनी जोड़ी पाई जाती है? अगर टोटल हम ग्लैंड की बात करें, अगर टोटल जो ग्लैंड है वो 600 रहती है, 600 लगभग 600 तक ग्लैंड पाई जाती है। हर ग्लैंड का अलग अलग काम होता है, ठीक है, एक्सटर्नल ग्लैंड, इंटरनल ग्लैंड, सारी ग्लैंडों का अलग अलग काम रहता है। अब यहाँ पर ये सारी ग्लैंड की बात करें तो कहाँ पर पाई जाएंगी, ये मुंह के अंदर ही तो पाई जाएंगी, मुंह के अंदर पाई जाएंगी। बताइए, आ रहा है तो लाइव हो तो आप हमें बता सकते हो इन सर को। मैंने बता दिया कहाँ से निकलती हैं, सैलाइवा सीक्रेट करती हैं ये, और इसका काम होता है, ये भोजन होता है उसको चिकना बनाना, ताकि भोजन आसानी से आगे पार्टों में जा सके, जिससे क्या उसका पाचन हो सके, ठीक है। देखो, यहाँ पर क्या रहता है, 3 जोड़ी पाई जाती है, 3 जोड़ी पाई जाती है। होती कौन सी की, पैरोटिड होती है, पैरोटिड, सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर, और होता है सब लिंगुअल, सब लिंगुअल। ये 3 जो ग्लैंड रहती हैं, ये कहाँ पर, ये तीनों ग्लैंड कैसी है, सैलाइवरी ग्लैंड है। ये तीनों ग्लैंड क्या करती है, सैलाइवा निकालती है। यहाँ पर जो पैरोटिड है ना, वो सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ी होती है, ठीक है, सबसे बड़ी होती है पैरोटिड। और ये सबलिंगुअल है ना, ये कैसी है, सबसे छोटी। ऐसा नहीं कि सारी ग्लैंडों में होती है, वो सारी की जितनी भी लार ग्रंथियां रहती है उनमें पाई जाती है, सारी में नहीं रहती है। ये केवल लार ग्रंथियों में सबसे छोटी होती है। अगर हम लार की बात करें तो एक मानव के तो कितना लगभग 0 से लेकर 1.5 लीटर ये प्रतिदिन का लार निकलता है। प्रतिदिन इतना सलाइवा निकलता है मुंह के अंदर, 0.5 से लेकर 1.5 लीटर इतना सलाइवा एक मनुष्य प्रतिदिन सीक्रेट करता है, ठीक है। अब देखो, मैंने बताया कितनी जोड़ी, ये 3 जोड़ी रहती हैं, सैलाइवल, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। यहाँ पर जो पैरोटिड होती है वो कान के पास पाई जाती है, सबसे बड़ी होती है। कैसी होती है, सबसे बड़ी। अब देखते हैं कौन कौन सी है, यहाँ पर डायग्राम से समझते हैं चीज को। ये देखिए, ये है ग्लैंड, ये क्या है, ये तीनों आपको क्या दिख रही है, लाल ग्रंथियां, लाल ग्रंथियां, सैलाइवरी ग्लैंड। यहाँ पर देखो पैरोटिड, ये कान के पास है, ये पैरोटिड कहाँ पर है, कान के पास है, और ये सबसे बड़ी है। आपको वैसे भी चित्र में दिख रहा होगा ना, इसके आकार से आपको दिख रहा होगा, सबसे बड़ी है। पैरोटिड कहाँ पर पाई जाती है, ये कान के पास में पाई जाती है। और देखो ये सबलिंगुअल, ये क्या दिख रहा है आपको, ये सीधे जबड़ा, जो जबड़ा होता है ना उसके जस्ट नीचे पाई जाती है। ये यहाँ से यहाँ जबड़े के नीचे पाई जाती है। और ये सबलिंगुअल कैसे, छोटी है। तीनों जो लाल ग्रंथियां हैं उनमें कैसी है, सबसे छोटी, ठीक है।
अब देखो यहाँ पर ये दिख रहा है सबमैंडिबुलर। ये सबमैंडिबुलर आप देखोगे गर्दन के पास है, ये गर्दन के पास पाई जाती है। और ये क्या है, इन दोनों के बीच की है, इन दोनों की ये बीच की है। ये थी लार ग्रंथियां, जो क्या रहता है मनुष्य के अंदर क्या करती है, सैलाइवा निकालती है। सैलाइवा का काम होता है जो आप फूड मटेरियल ले रहे हो उसको पचाना, ठीक है। उसमें अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ध्यान से पढ़िए। देखिए क्या कह रहा है, कण रहित यानी क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है। यानी जो क्लोरोफिल होता है उसमें कौन सा तत्व पाया जाता है। क्लोरोफिल के बारे में आप सभी जानते हो, क्लोरोफिल होता क्या है। अगर ये ना हो तो पौधों के अंदर क्या ना हो, प्रकाश संश्लेषण ना हो। तो इसका काम ही रहता है प्रकाश संश्लेषण करना, ठीक है, यानी फोटोसिंथेसिस करना। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया ये कहाँ पर होती है, ये फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया कहाँ पर होती है, ये पत्तियों में पाई जाती है। और जो स्टोमेटा होते हैं उनके अंदर ग्रीन कलर का, ये कैसा रहता है, हरा रंग रहता है। अगर आप देखोगे तरह तरह का क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ये इसके टाइप होते हैं। अगर फूलों में, फूलों को देखोगे रंग बिरंगे होते हैं, ये सारे इसी के कारण रहते हैं। तो ये क्या रहता है, कौन सा तत्व, कौन सा तत्व पाया जाता है क्लोरोफिल के अंदर, जिंक, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, फास्फोरस। बताइए कौन सा तत्व है। लाइव हो बता सकते हो, अगर जो भी लाइव है हमें इसका आंसर दे सकता है। क्लोरोफिल आप जानते हो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भाग लेता है सूर्य का प्रकाश और जल। सूर्य का प्रकाश और ये जल, ये दोनों चीजें मिलकर क्या करती हैं, क्लोरोफिल अगर होगा तभी उसके अंदर क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण। अगर क्लोरोफिल जिन प्लांटों में नहीं पाया जाता है वहां पर क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। तो क्लोरोफिल बहुत इंपॉर्टेंट है प्रकाश संश्लेषण के लिए। अब उसमें कौन सा तत्व होता है, तो यहाँ पर ये दिए गए तत्व, उनमें एक तत्व पाया जाता है, तो इसमें कौन सा तत्व बताइए, बताइए क्या हो सकता है। देखो क्या होता है, जो क्लोरोफिल होता है वहां पर सबसे तत्व कौन सा पाया जाता है, मैग्नीशियम। ये मैग्नीशियम क्या करता है, जो जल के अणु रहते हैं यानी H2O, ये जल के अणु रहते हैं, जल के अणुओं को क्या करता है, विखंडित करता है। विखंडित करके क्या देता है, ऑक्सीजन, करके ऑक्सीजन देता है, ठीक है, ऑक्सीजन देता है। और ये क्या करते हैं, ये प्लांट क्या करते हैं, ऑक्सीजन को तो बाहर निकालते हैं। उसी ऑक्सीजन को तो हम लेते हैं, जितने भी ह्यूमन बीइंग है उसी ऑक्सीजन को तो लेते हैं, ठीक है। इनका आंसर आया डी। देखो बेटा ये नहीं है, डी नहीं है, ये मैग्नीशियम है, फास्फोरस, ये सिलिकॉन, जिंक, इनका रोल नहीं रहता। इनका रोल क्या रहता है, इनका न्यूट्रिएंट्स के काम आते हैं, न्यूट्रिएंट्स वगैरह रहते हैं ना, उनमें काम आते हैं। मैग्नीशियम रहता है जो क्लोरोफिल के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इसका सही आंसर है। देखो अगला प्रश्न ध्यान से पढ़िए। देखो दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावण किस ग्रंथि द्वारा होता है। ये ग्लैंड से प्रश्न आया हुआ है, ग्लैंड से, कि दुग्ध निष्कासन जो होता है वो ऑक्सीटोसिन का, यानी कहाँ से जो ऑक्सीटोसिन का स्रावण किस ग्रंथि द्वारा होता है। ये क्या है, दुग्ध निष्कासन हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन निकलता कहाँ से, प्रश्न ये कह रहा है हमारा कि ऑक्सीटोसिन क्या है, एक दुग्ध निष्कासन हार्मोन है, ठीक है। और वो निकलता किस ग्लैंड से, देखो थायराइड ग्रंथि, एडिनल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि और पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि बताइए क्या है, थायराइड ग्रंथि, ठीक है, एडिनल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि और पीनियल ग्रंथि। आप ध्यान से देखोगे ना, ऑप्शन को देखोगे तो आप आसानी से आंसर निकाल सकते हो, आसानी से आंसर निकाल सकते हो। बिल्कुल सही आंसर दिया है इन्होंने, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को एक चीज और नाम से बताया जाता है, बताइए कमेंट में क्या है पीयूष ग्रंथि। इसको इसको और कहा जाता है, इसका एक बेसिक सा नाम है, बताइए क्या है इसका बेसिक नाम। पीयूष ग्रंथि को एक नाम से और जाना जाता है,
बताइए क्या है इसका नाम। देखो, ये जो पीयूष ग्रंथि ना, इसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि। क्योंकि ये क्या करती है, बहुत सारी ग्लैंड को अपने ऊपर कंट्रोल करती है। जो बहुत सारी ग्लैंड होती है उनको क्या करती है, कंट्रोल में रखती है, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ना, जो दुग्ध निष्कासन हार्मोन है, तो वो कहाँ से निकलता है, पीयूष ग्रंथि से निकलता है, ठीक है। पीयूष ग्रंथि से, हाँ मास्टर ग्लैंड, बिल्कुल सही आंसर दिया है आपने, ये मास्टर ग्लैंड है, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर दिया है। और ये निकलता कहाँ से, इसका जो पश्च भाग होता है, पश्च भाग, वहां से निकलता है, ठीक है। जो पीयूष ग्रंथि रहती है उसका जो पश्च भाग होता है ना, वो वहां से निकलता है, ठीक है। और यहाँ पर मैं जो मेनली क्या रहता है, वहां पे एक सेल्स पाई जाती है, ठीक है, न्यूरोहाइपोसिस, न्यूरोहाइपोसिस मेनली वहां से निकलता है, न्यूरोहाइपोसिस, यहाँ से ही निकलता है। अब देखो थायराइड ग्रंथि ये क्या रहती है, जो हमारी बॉडी के अंदर जो आयोडीन रहता है, जो नमक रहता है आयोडीन, उसका एक स्तर बनाने में काम करती है, ठीक है। और एडिनल क्या है, इसको तनाव हार्मोन, या तनाव हार्मोन जो रहता है ना, उसको सीक्रेट जब होता है, जब हम क्या रहते हैं तनाव में एकदम तेजी से भागते हैं, उस समय ये हार्मोन निकल रहा है, आपातकालीन हार्मोन है ये, ठीक है। तो एडिनल ग्रंथि से निकलता है, ठीक है। फिर ये पिनियल ग्रंथि क्या रहती है, इसको तीसरी आंख भी कहा जाता है, इसको तीसरी आंख भी कहा जाता है। ये सबसे छोटी है, ठीक है, ये सबसे छोटी ग्लैंड है, और इसको तीसरी आंख भी कहा जाता है, ठीक है। ये कैसी है, पीनियल ग्लैंड सबसे छोटी ग्लैंड है, और इसको एक नाम से और जाना जाता है जिसको बोलते हैं तीसरी आंख, ठीक है। इसको तीसरी आंख के नाम से भी जाना जाता है। आपको समझ में आ गया यहाँ से कि कौन सा हार्मोन रहता है। देखो नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो कथन है, इस तरीके के प्रश्न आजकल एग्जाम में काफी मात्रा में आने लगे हैं, बहुत पूछे जाने लगे हैं, कथन वाले तर्क वाले। तो इनमें क्या रहता है, हमें कथन दिए रहते हैं और तर्क दिए रहते हैं, उन दोनों को देखकर हमें आंसर देना होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, मरासमस रोग केवल प्रोटीन की कमी से होता है, ध्यान से पढ़िए। मरासमस रोग क्या होता है, केवल किससे होता है, प्रोटीन की कमी से होता है, ठीक है। और देखो यहाँ पर क्वासी रोग किससे होता है, प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी से होता है। ध्यान से देखिए, मरासमस रोग क्या होता है, आखिर में ये प्रोटीन क्या होता है, हमारी हड्डियां रहती हैं उनकी मजबूती प्रदान करता है। इसमें मरासमस रोग में क्या होता है, हड्डियां जो रहती हैं एक तरह से झुर्री टाइप की हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं। तो यहाँ पर क्या है बताइए कि दोनों रोग होता है ना, ये कहाँ से किसकी कमी से होता है, हमें ऑप्शन में दिए रहे हैं, ऑप्शन को पढ़ो आप। मरासमस रोग केवल किसकी कमी होता है, प्रोटीन की कमी से होता है, ठीक है। हमारी हड्डियों की मजबूती के लिए हमें क्या लेना होता है, कैल्शियम लेना होता है, फास्फोरस लेना होता है, तभी तो हमारी हड्डियां मजबूत रहती हैं। और प्रोटीन का काम क्या होता है, वृद्धि और विकास, वृद्धि और विकास के लिए क्या काम आती है, प्रोटीन काम आती है। अब आप बता सकते हैं, बताइए हिंट में थोड़ा सा क्या हो सकता है इसका। देखो ये मरासमस रोग क्या रहता है, इसमें दोनों चीजें रहती हैं। अगर प्रोटीन की कमी होगी और किसकी कमी होगी, कैलोरी की कमी होगी, प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी होगी, ठीक है। ये अक्सर क्या रहता है, ये वाला जो रहता है छोटे बच्चों को रहता है। जब बच्चा छोटा रहेगा, 6 माह से लेकर 12 माह तक रहता है, तो उसमें ये रोग होने लगता है, क्योंकि उस समय बच्चे को पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन और कैलोरी की आवश्यकता होती है। अगर उसको पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन और कैलोरी ना मिले तो उसको क्या हो जाएगा, यहाँ पर केवल प्रोटीन दिया है, लेकिन यहाँ पर होना क्या चाहिए था, कैलोरी, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। अब देखो क्वासी रोग किससे होता है, प्रोटीन और कैलोरी। ये क्वासी और का रोग होता है, वो क्या से होता है, केवल किसकी कमी से होता है, प्रोटीन की कमी से होता है। इसमें कैलोरी का कोई रोल नहीं रहता। इसमें क्या होता है, प्रॉपर रूप से वृद्धि विकास नहीं हो पाता। प्रोटीन हमारी वृद्धि के लिए काम आता है, विकास के लिए काम आता है। अगर प्रोटीन की कमी आ जाएगी तो शरीर सही से डेवलप नहीं हो पाएगा, उसके हाथ पैर कैसे हो जाएंगे, टेढ़े वेढ़े हो जाएंगे। एक प्रॉपर जो उसकी लंबाई होती, ग्रोथ होती है, वो पूरी तरह से मेंटेन नहीं हो पाती है, क्योंकि प्रोटीन की उसके अंदर कमी आ जाती है, ठीक है। उन्होंने यहाँ पर सी आंसर दिया है, बिल्कुल सही है, एक और दो दोनों, दोनों बिल्कुल सही आंसर दिया है कि एक और दोनों, कि ना तो इसमें ये वाला ऑप्शन सही है ना सेकंड वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं।
देखो, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। कहाँ से होती है ऑक्सीजन? प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। कहाँ से उत्पन्न होगी बताओ? अमीनो अम्ल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, जल से, या उपापचयी कोशिका से? क्या है इसका? बिल्कुल सही, जल से इसका है। क्या होता है, अगर आपको जल को भी देखोगे तो इसका फॉर्मूला क्या रहता है? H2O। और इसको तोड़ोगे ना तो क्या रहेगा? H+HO। तो क्या हुआ, ऑक्सीजन कहाँ से निकली? जल के अणुओं से निकलती है। जल के अणुओं में तो ऑक्सीजन रहती है, तो आंसर हमारा क्या रहेगा? सी, जल। प्रकाश संश्लेषण जब भी होगा, यानी फोटोसिंथेसिस की क्रिया जब भी होगी, तो ऑक्सीजन कहाँ से उत्पन्न होती है? जल से उत्पन्न होती है। ठीक है, अगले पे चलते हैं। देखो क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जल संवर्धन हाइड्रोपोनिक्स तकनीकी को संदर्भित करता है? हाइड्रोपोनिक्स होता क्या है? जैसा आप यहाँ पर देखोगे, हाइड्रो, हाइड्रो क्या रहता है? पानी, वाटर। हाइड्रोपोनिक्स तकनीकी होती क्या है? हाइड्रोपोनिक्स तकनीकी ये रहती है, जब भी जैसे कोई भी प्लांट हम उगाते हैं, कोई भी आप प्लांट उगा लो या फल सब्जियां आप जो भी उगाते हो, हमें क्या रहता है? मिट्टी चाहिए होती है। तो मिट्टी के बिना हमें मिट्टी नहीं लेते, बल्कि क्या लेते हैं? पानी को लेते हैं। पानी के अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स डाल देते हैं, जो जो क्या होता है, एक प्लांट को ग्रोथ के लिए चाहिए होती है, फ्लावरिंग के लिए, यानी फूल आना है, फल आना है। तो जितने भी खनिज तत्व रहते हैं, सारे पानी के अंदर मिला दिए जाते हैं, और वहां पर क्या रहता है? इस प्रकार के पौधे प्राप्त किए जाते हैं जो बीज रहते होते हैं। जैसे टमाटर, तरबूज, है ना, स्ट्रॉबेरी, टमाटर, तरबूज और स्ट्रॉबेरी, ये क्या रहती है? इसी तकनीकी से बनाई जाती है, हाइड्रोपोनिक्स तकनीक से बनाई जाती है। इसको हम बोलते हैं जल संवर्धन, यानी जल संवर्धन तकनीकी, जल में पौधों को उगाना बिना मिट्टी से, बिना मिट्टी से। ठीक है, बिना मिट्टी से। क्या है इसका? कौन सम्मिलित करता है? पादपों को पोषक विलयन घोल में उगाना। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। पत्तियों द्वारा जल के माध्यम से ऑक्सीजन का उत्सर्जन करना, ये नहीं हो सकता है। पौधों को बिना जल वाले या कम जल वाले पौधों में उगाना। बताइए यहाँ पर क्या हो सकता है? समझ में आ गया होगा अब तो। पादपों को, जितने भी प्लांट रहते हैं, पोषक विलयन दिया है, ध्यान से पढ़िए यहाँ पर, पोषक विलयन घोल। जब तक हम पोषक विलयन घोल तैयार नहीं करेंगे, यानी जितने भी प्लांट को फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक, सल्फर, ये सारे खनिज तत्व चाहिए होते हैं। इन खनिज तत्वों के बिना पौधे की ग्रोथ नहीं हो पाती। अगर पौधे की पर्याप्त ग्रोथ नहीं होगी, तो वो क्या करेगा? ठीक तरह से फल और फूल नहीं दे पाएगा। तो वहां पर क्या रहता है? हम एक पोषक विलयन बनाते हैं, पोषक विलयन बनाते हैं। किसमें बनाया जाता है? जल में। जल में सारे न्यूट्रिएंट डाल दिए जाते हैं, और वहां पर ये तकनीकी यूज की जाती है, पौधों को ग्रोथ कराई जाती है। वो कैसे रहती है? बिना बीज वाले, बिना बीज वाले रहते हैं, बीज रहित पौधे। ठीक है, इस तकनीक का ज्यादा उपयोग किसमें किया जाता है? बीज रहित फल बनाने में। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर जाता है कौन सा? पादपों को पोषक विलयन के घोल में उगाना, ये बिल्कुल सही इसका आंसर है। क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक विकार है? आनुवांशिक विकार, जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, ये कौन सा जेनेटिक डिसऑर्डर? जो जेनेटिक बीमारियां होती हैं, जो जीन से संबंधित बीमारियां होती हैं, जीन कहाँ पर पाए जाते हैं? क्रोमोजोम में पाए जाते हैं। तो जो भी क्रोमोजोमल विकार होते हैं या जीन से संबंधित विकार होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? आनुवांशिक विकार। तो यहाँ पर हमें दिए गए हैं, इनमें से हमें ये बताना है कि इनमें से कौन से आनुवांशिक विकार हैं। ठीक है, कौन से आनुवांशिक विकार हैं? हीमोफीलिया, वर्णनांतता, कलर ब्लाइंडनेस और थैलीसीमिया। इनमें से ये तीनों दिए गए हैं, तीनों में से बताइए कौन से हैं? आपका आंसर डी है, बिल्कुल सही आंसर दिया है इन्होंने, डी। डी वाला है कि तीनों के तीनों कैसे आनुवांशिक विकार है। हीमोफीलिया की अगर हम बात करें, तो हीमोफीलिया क्या रहता है? ये रक्त का थक्का, रक्त का थक्का नहीं जमता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। बताइए, रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सी प्रोटीन, कौन सी विटामिन, सॉरी,
कौन सी विटामिन रहती है जो रक्त का थक्का जमाती है? बताइए कौन सी विटामिन है जो रक्त का थक्का जमाती है? ठीक है। और वर्णांतरा कलर, ये क्या रहता है? ये कलर ब्लाइंडनेस ही रहता है। इसमें क्या, व्यक्ति लाल और जो हरा रंग होता है, लाल हरा रंग होता है ना, उसमें विभेद नहीं कर पाता। ऐसा नहीं इसको दिखाई नहीं देता, दिखाई देता लेकिन विभेद नहीं कर पाता। ठीक है, बता नहीं पाता लाल हरा। और ये होता किसमें, ज्यादातर ये पुरुषों में होता है। और लेकिन क्या करती है, जो कैरी करती है, वाहक रहती है, वेक्टर, वो महिलाएं रहती हैं। बिल्कुल सही आंसर विटामिन के रहता है, जो क्या रहता है, रक्त का थक्का। रक्त का थक्का प्रोटीन जमाने वाली प्रोटीन रहती है, जो क्या रहती है, थ्रोम्बोसाइट से क्रिया करके उस पर एक आवरण बना देती है, जिससे ब्लड का बहना रुक जाता है। और थैलेसीमिया क्या रहता है, ये भी एक जेनेटिक विकार है। इसमें क्या रहता है, हमेशा क्या रहता है, हमेशा रक्त की कमी बनी रहती है, रक्त की कमी बनी रहती है। थैलेसीमिया में हमेशा क्या रहेगा, रक्त की कमी बनी रहती है। ठीक है, तो तीनों है हमारे, तीनों जेनेटिक डिसऑर्डर हैं, जेनेटिक विकार हैं। हीमोफीलिया, इसको हम एक नाम से भी जानते हैं, रॉयल डिसीज, शाही बीमारी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि हीमोफीलिया थी ना, ये जो ब्रिटेन की महारानी थी उनको थी, इसलिए इसको हम क्या, रॉयल डिसीज जानते हैं। रॉयल डिसीज के नाम से इसलिए जानते हैं कि ब्रिटेन की महारानी एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करती थी, इसलिए इस वाली बीमारी का नाम क्या रख दिया, रॉयल डिसीज। ठीक है, शाही बीमारी, हीमोफीलिया बना था। आगे पर चलते हैं। कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता से पीड़ित व्यक्ति कौन से रंग में विभेद नहीं कर पाता है? कलर ब्लाइंडनेस में जो व्यक्ति रहता है, वो कौन से रंग में विभेद नहीं कर पाता है? बताइए, पिछले अभी समझाया है, पिछली स्लाइड में कौन से रंग में भेद नहीं कर पाता है? बताइए कौन से रंग में विभेद नहीं कर पाता है? ये होता क्या है, इसमें व्यक्ति को रंग नहीं दिखाई देता, रंग नहीं दिखाई देता। ऐसा नहीं कि उसको कोई रंग नहीं दिखाई देता, दिखाई देते हैं, केवल उसको लाल और वो हरा रंग दिखाई नहीं देता है। ठीक है, क्योंकि वो लाल और हरा रंग में विभेद नहीं कर पाते। हमारी जो आंख रहती है, आंख के रेटिना में, आंख के जो रेटिना में क्या रहता है, तो कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो कोशिकाएं पाई जाती हैं। उनका ना, एक तो रहता है रॉन्स, एक रहता है कॉन्स। ये दो कोशिकाएं पाई जाती है। रॉन्स क्या रहती है, प्रकाश और अंधेरे में देखती है, प्रकाश और क्या करती है, अंधेरे में काम करती है। और ये कॉन्स कोश क्या रहती है, वो क्या करती है, रंग होते हैं, रंगों को पहचानती है। अब होता क्या है, जो कलर ब्लाइंडनेस वाला जो व्यक्ति रहता है, जैसा मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया, तो कलर ब्लाइंडनेस में क्या रहता है, व्यक्ति की जो रेट, हम कोई भी चीज होते हैं, देखते कहाँ से, आंखों से देखते हैं। जब तक प्रकाश हमारी आंखों पे नहीं पड़ेगा, तब तक हम क्या कोई चीज को देख नहीं पाएंगे। तो आंखों की जो रेटिना के अंदर क्या रहता है, दो प्रकार की सेल्स रहती है। एक रहती है रॉड्स, जो क्या करती है, केवल प्रकाश और अंधेरे में काम करती है। दूसरी रहती है कॉन्स। तो कौन सी वाली सेल रहती है, जो भी बीमारी से पीड़ित होगा, जो भी बीमारी से पीड़ित होगा, उसके अंदर क्या रहेगा, कौन सी वाली सेल नहीं पाई जाएंगी। तो कौन सेल नहीं होती, इसी कारण क्या वो व्यक्ति रहता है, कलर ब्लाइंडनेस होता है। और इसमें ये बीमारी होती केवल पुरुषों को है, पुरुषों में प्रकट होती है। ठीक है, और इसकी जो वाहक होती है, वो होती है महिलाएं। हम क्या करते हैं, शादी विवाह में आपने देखा होगा, हम गोत्र देखते हैं, कहते हैं कहीं गोत्र मैच नहीं करे, क्योंकि इसलिए देखा जाता है कि अगर जीन में अगर कहीं भी होगा, क्यों, इसी चक्कर में देखा जाता है। आप पुराने समय देखोगे कि अगर कहीं पर ये होगा, तो आप देखोगे ज्यादातर जो मुस्लिम लोग रहते हैं, उनको इस तरह की बीमारी ज्यादा रहती है, क्योंकि वो अपनी उसमें शादियां कर लेते हैं और उनको ये वाला डिसऑर्डर हो जाता है। इसीलिए गोत्र देखे जाते हैं, ताकि इस बारे ब्लाइंडनेस से हम पीड़ित पीड़ित ना हो, कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित ना हो। चलिए टेस्ट लेते हैं, देखते हैं कौन कौन बताता है यहाँ पर इस चीज को। इसके लिए एक परीक्षण किया जाता है,
तो बोलते हैं इकिहारा परीक्षण। अब हम उसको समझाएंगे आपको क्या रहता है इकिहारा परीक्षण। देखिए, ये कलर ब्लाइंडनेस के लिए एक परीक्षण है। जिसको भी कलर ब्लाइंडनेस होगी यानी कलर सिंड्रोम होगा तो उसके लिए ये परीक्षण किया जाएगा। इसका नाम होता है इकिहारा परीक्षण। ये वाला परीक्षण जो भी आर्मी पुलिस वगैरह ये सब रेलवे में जहां भी अगर जॉब करना चाहते हैं तो मेडिकल में सभी के लिए ये वाला टेस्ट होता है। सभी के लिए ये वाला टेस्ट होता है। जब ये टेस्ट पास होता है तभी आप उस चीज के लिए अवेलेबल होते हो, नहीं इस चीज के लिए आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाते हो। अब यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा, इसमें अगर जिसको ये अच्छा दिख रहा है, अंदर जो भी कलर दिख रहा है, अगर जिस व्यक्ति को भी दिख रहे हैं तो समझो वो क्या है, कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है। अगर जिसको ये सामने में को नहीं समझ में आ रहा तो उसको कलर ब्लाइंडनेस है। अगर हमारी क्लास में जो भी लाइव है ना वो बता सकते हैं कि इनमें से किस किस को दिख रहे हैं। अगर जिसको दिख रहे हैं तो समझो कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है, अगर नहीं दिख रहा तो वो पीड़ित है। देखते हैं टेस्ट कौन कौन पास करता है यहाँ पर जो लाइव है। बताइए किस किस को दिख रहा है, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर जो कलर दिख रहा है उसमें क्या लिखा हुआ है, देख के बताइए। क्योंकि ये परीक्षण है, ये कलर सिंड्रोम का परीक्षण किया जाता है वर्णहीनता के लिए। ठीक है, क्या दिख रहा है इसके अंदर, चलो कोई कमेंट नहीं बता रहा, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्या रहता है, वर्णहीनता से पीड़ित व्यक्ति मैं कौन सा रंग भेद नहीं कर पाता, वो लाल एवं हरा रंग, ये दो रंगों में विभेद नहीं कर पाता। ठीक है, दो रंगों में क्या करता है, विभेद नहीं कर पाता है। ठीक है, विभेद नहीं कर पाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बहुत इजी प्रश्न है, आप आसानी से बता सकते हो। किसी भी शिशु के लिंग निर्धारण में प्रमुख भूमिका किसकी होती है। कोई भी चाइल्ड है उसका जो सेक्स डिटरमिनेंस होता है यानी सेक्स का निर्धारण होता है, वो में से किसकी भूमिका होती है, सबसे ज्यादा किसकी भूमिका होती है, पिता की, माता की, माता पिता दोनों की, इनमें से किसी की नहीं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वो है, बहुत इजी प्रश्न है, आसानी से आप बता सकते हो। ठीक है, लड़का या लड़की होना किस पे निर्भर करता है, बताइए। बिल्कुल सही आंसर दिया है इन्होंने, पिता। क्योंकि क्या होता है, हमेशा फीमेल के पास एक्स और एक्स ये दो क्रोमोजोम रहते हैं। ठीक है, और जो मेल रहते हैं उनके पास एक्स और वाई क्रोमोजोम रहते हैं। अगर क्या होगा, देखो एक्स और एक्स, ठीक है, एक्स और एक्स, एक्स और वाई, अगर एक्स और एक्स क्रोमोजोम होंगे, एक्स और एक्स क्रोमोजोम होंगे तो क्या होता है, वहां पर पॉसिबिलिटी रहती है कि पॉसिबल बिल्कुल 100% श्योरिटी रहती है लड़की है। अगर एक्स वाई क्रोमोजोम होंगे तो क्या रहता है, लड़का। यानी इसमें महिला का कोई रोल नहीं है। ये अगर ये दोनों जो क्रोमोजोम रहते हैं ये केवल किसके पास रहते हैं, मेल के पास रहते हैं। तो लड़का या लड़की होना एक माता की गलती नहीं है। ठीक है, ये केवल पुरुषों पर डिपेंड रहता है, लेकिन दोष फिर भी महिला को दिया जाता है। चलो, भारत में जनसंख्या के प्रमुख कारण, जनसंख्या बढ़ रही है, अब तो हम चीन से भी आगे हो गए हैं, तो जनसंख्या बढ़ने के कारण क्या है, देखो यहाँ पर जनसंख्या में वृद्धि के प्रमुख कारण कौन से हैं। मातृ मृत्यु दर में कमी, यानी जब माता होती है, जब बच्चे को जन्म देती है उस समय कमी आना। दूसरा क्या है, शिशु मृत्यु दर, जो बच्चे होते हैं उनमें क्या होता है, मृत्यु दर में वृद्धि हो गई है, बढ़ गए हैं। ठीक है, लोगों की जनन आयु में वृद्धि हो गई है, लोगों की कैसे होता है, रिप्रोडक्शन आयु होती है, एज होती है, उसमें क्या हो गया है, वृद्धि हो गई है। ठीक है, बताइए क्या हो सकता है भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण।
जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और अभी तो हम चीन से भी आगे हो गए, ठीक है, अभी हम चीन से भी आगे हैं। बताइए क्या है इसका आंसर? बहुत इजी है, बहुत इजी है। क्या है इसमें? जनसंख्या वृद्धि के कारण आपको तीन ऑप्शन दिए गए हैं, तीनों ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और तीनों ऑप्शन में देखिए इसमें कौन से मतलब जो दिए गए हैं, कथन दिए गए हैं वो उसके सही है। बताइए कौन से कथन इसमें सही है? जनसंख्या वृद्धि के कारण मातृ मृत्यु दर में कमी। जब कोई महिला बच्चे को जन्म देती है उस समय उसकी मृत्यु दर में कमी आना, एक कारण ये दिया है। दूसरा क्या है, जब बच्चा क्या हो रहा है, बच्चे जब जन्म लेते हैं उस समय उनका खत्म हो जाना, बढ़ना, वृद्धि, ठीक है, बढ़ोतरी हो गई है। तीसरा कारण ये है लोगों की, यानी जो भी लोग होते हैं, जो जिनकी ह्यूमन बीइंग की क्या होता है, उनकी रिप्रोडक्शन एज है, जन्म आयु, रिप्रोडक्शन जो एज है ना, रिप्रोडक्शन एज में क्या हो गया, वृद्धि, यानी उनकी आयु बढ़ गई है, ठीक है, उनमें क्षमता बढ़ गई है रिप्रोडक्टिव एज की। तो क्या है इसका आंसर? क्या है इसका आंसर? देखो इसमें क्या दिया है, मातृ मृत्यु दर में कमी, एक तो एक बिल्कुल सही कारण है, क्योंकि आजकल क्या है, अगर आप देखो मेडिकल साइंस में बहुत तरक्की कर ली है। पुराने समय में क्या होता था कि महिलाएं होती है उनके पास बहुत सारे बच्चे रहते थे, वो इतनी क्यों पैदा करते थे, इसलिए करते थे उनमें पता था इसमें से जरूरी नहीं सारे बच्चे उनके बच जाएं, इसलिए पुराने समय किसी के 8 किसी के 9, क्योंकि उनको पता था कि उस समय मेडिकल सुविधाएं नहीं थी। बच्चे कुछ बच्चे जन्म से बीमार होते थे, किसी को क्या था बीमारी हो जाती थी, इलाज प्रॉपर नहीं थे। लेकिन अब क्या है, वर्तमान समय में इतने इलाज आ गए हैं कि क्या होता है, मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि हर बड़ी से बड़ी बीमारी का समाधान हो जाता है। कुछ तो ऐसे होते हैं जन्म में ही क्या रहता है, जब बच्चा जन्म नहीं लेता उससे पहले ही बीमारी का पता कर लिया जाता है और वहीं पर क्या कर लिया, ठीक कर लिया जाता है। पहला कारण तो ये है कि बहुत ज्यादा क्या रहा है, मेडिकल साइंस ने तरक्की कर ली है, तो उससे क्या है, जो माताएं थी जब जन्म देती थी बच्चे को उस समय बहुतों की मृत्यु हो जाती थी, एक तो वो कमी आ गई। दूसरा क्या है, ये गलत है, जैसे मृत्यु दर में अगर वृद्धि होगी तो क्या होगा, जनसंख्या घटेगी, ना कि जनसंख्या बढ़ेगी, ठीक है। तीसरा ऑप्शन ये है लोगों की जनन आयु, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है कि इनकी रिप्रोडक्शन एज बढ़ गई है, क्षमता बढ़ गई है, उसमें क्या है, ये एक और तीन, ये तीनों दोनों हमारे बिल्कुल सही है। और एक और तीन ये दिया है ऑप्शन बी में, आंसर क्या है इसका, केवल एक और तीन, ठीक है, एक और तीन। अगले पे चलते हैं। देखिए पात्र निषेचन आईवीएफ तकनीकी के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर, आईवीएफ तकनीक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसको बोलते हैं पात्र निषेचन। पात्र निषेचन को बोलते हैं परक नीली शिशु। क्या होता है, जब फीमेल बच्चे को पूरी तरह से कंसीव करने में वो नहीं कर पाती या हो नहीं पाता तो क्या रहता है, उस समय टेस्ट ट्यूब आईवीएफ तकनीकी से क्या रहता है, उसमें ये एम्ब्रियो ग्रो कराया जाता है, फिर किसी भी महिला के उसमें डाल दिया जाता है, उसके यूटेरस में डालकर वहां पर वो बच्चा डेवलपमेंट होता है, तो उसको बोलते हैं आईवीएफ तकनीकी। ये इसमें तकनीक में जो हमें कथन दिए गए उनमें विचार करना है। पहला देखो, इसमें निषेचन शरीर के बाहर किया जाता है। अगला देखो, इस विधि में प्रारंभिक भ्रूण एम्ब्रियो, यानी पहले क्या होता है, एम्ब्रियो या जायगोट जो बनता है, वो जायगोट को क्या करता है, फैलोपियन ट्यूब रहती है उनमें ट्रांसफर किया जाता है। अब इन दोनों में से बताइए कौन सा सही है, एक दो और एक और दो, बताइए कौन सा हो सकता है, कौन सा हो सकता है, आईवीएफ, आपका आईवीएफ आंसर सी है, बिल्कुल सही दिया इन्होंने आंसर। एक और दो, दोनों कथन सही है। क्या होता है, जब फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, बॉडी के बाहर किया जाता है, उसमें क्या लेते हैं, जो मेल होता है उसके स्पर्म को लिया जाता है और फीमेल होती है उसके एग को लिया जाता है, फिर इनको क्या रहता है, बाहरी एक
उसमें फर्टिलाइजेशन कराया जाता है। फर्टिलाइजेशन कराने के बाद फिर क्या रहता है, किसी भी महिला के इसके यूटेरस में डाल दिया जाता है। फिर वहीं पर क्या होता है, उस चाइल्ड का डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियो, जायगोट, और पूरी एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है। ठीक है, सबसे ये फैलोपियन ट्यूब्स के माध्यम से डाला जाता है। अगर हम टेस्ट ट्यूब बेबी की बात करें तो सबसे पहला जो टेस्ट ट्यूब बेबी था, प्राकनली शिशु था, वो भारत में दुर्गा देवी थी। भारत की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी, इनका नाम था दुर्गा देवी, दुर्गा देवी। ठीक है, और इनका जो जन्म हुआ था कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता में इनका जन्म हुआ था, कलकत्ता में 3 अक्टूबर 1978 को। ठीक है, 3 अक्टूबर 1978 को कलकत्ता में इनका जन्म हुआ था। भारत की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी थी। अब तो काफी बढ़ गया है, लेकिन अगर भारत की बात की जाती है तो भारत की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी थी दुर्गा देवी, जिनका जन्म हुआ था 3 अक्टूबर। ठीक है, 3 अक्टूबर 1978 में कलकत्ता में। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जाता है। हम नेक्स्ट पे चलते हैं, अगले पे। आतंक क्या होता है, किस पादप को बंगाल का आतंक कहा जाता है? आतंक से आप देखो इसका क्या होगा, आतंक, आतंक तभी तो माना जाता है जब वो क्या, जीना बिल्कुल क्या कहते हैं, मुश्किल कर दे। तो आतंक, जैसे आतंकवाद आप जानते हो क्या रहता है, आतंकवादी बढ़ जाते हैं तो क्या होता है, पुलिस का नाक में दम हो जाता है। ठीक है, वो बहुत आतंकवाद। वैसे क्या है, बंगाल, किस पादप को बंगाल, बंगाल का आतंक कहा जाता है? प्लांट की बात की जा रही है, ऐसा कौन सा प्लांट है जिसको हम क्या बोलते हैं, बंगाल का आतंक। ठीक है, देखो, नीला सोन, हायसिंथ, आइक्रोनिया कैसीपीस, कारगामसन, और इनमें से कोई नहीं। कौन सा हो सकता है? अगर आपको आंसर आता है तो आप बताइए क्या है, किसको हम बंगाल का आतंक कहते हैं? बंगाल का आतंक कौन है? नहीं, नहीं, आपका आंसर गलत है। बंगाल का आतंक ये हायसिंथ होता है, हायसिंथ। हायसिंथ, इसको जलकुंभी, जलकुंभी, इसके जो फूल होते हैं ना, नीली नीली, बड़े सुंदर लगते हैं देखने में। इसको, इसके जो फ्लावर होते हैं, आप देखो, जहाँ बहुत ज्यादा मात्रा में पानी भरा रहता है और रुका हुआ पानी हो, जहां पर रुका हुआ पानी होगा वहीं पर ये ग्रो करेगा। कहाँ पर? रुका हुआ पानी पूरा, और इतनी ज्यादा मात्रा में फैल जाता है, इतनी ज्यादा मात्रा में फैल जाता है कि ग्रोथ इतनी होती है कि वहां पर ऑक्सीजन की कमी आ जाती है। और ऑक्सीजन की जब कमी आ जाएगी, ऑक्सीजन की जब कमी आ जाती है तो उस पानी के अंदर जो भी जीव जंतु रहेंगे वो क्या होते हैं, मरने लगते हैं, मछलियां वगैरह मरने लगती हैं। इसकी ग्रोथ बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। आप देख, कहीं भी आप देखना जहां पर रुका हुआ पानी रहेगा, तालाब में देखना, ज्यादा तालाब में, ठीक है, तालाब में देखना जहां पर बहुत ज्यादा रुका हुआ पानी हो, वहां पर इसको आप देख सकते हो। जलकुंभी के नाम से इसको जानते हैं, जलकुंभी का नाम है इसका, मैं इसका जो कॉमन नाम है जलकुंभी है। और उसको बंगाल का आतंक कहते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में फैल जाता है। ग्रोथ इतनी बढ़ती है कि इसकी ग्रोथ रुक ही नहीं पाती है, इसलिए इसको बंगाल का आतंक कहते हैं। मैं डायग्राम में दिखा देती हूँ, आपको सामने आ जाएगा। देखो कौन सा है, बता देती हूँ अभी। देखो, ये दिख रहा है आपको, जलकुंभी है। इसका फ्लावर बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। ये देखो, इसका फ्लावर है, देख सकते हो, बहुत जगह देखा होगा आपने, अगर ध्यान से देखोगे तो सामने आ जाएगा। बहुत जगह देखा होगा, रुका हुआ पानी होगा, तालाब, नहरें, जहाँ पर रुका हुआ पानी हो, बहुत, ठीक है, भरा हुआ पानी हो, वहां पर आप देख सकते हो ये इस तरह के पत्ते होते हैं। और इसकी फ्लावर बहुत ही सुंदर लगते हैं देखने में। तो क्या हुआ था, इसको पहले इसके फ्लावर के कारण लाया गया था, फ्लावर के कारण लाया गया था, और ये बहुत ही देखने में सुंदर था, इसको ग्रो करा दिया गया। लेकिन इतनी तेजी से फैला, इतनी तेजी से फैला कि पूरे पानी में ऑक्सीजन की कमी कर देता, अपनी संख्या बढ़ाता ही रहता। लाया था इसको खुशबू के लिए, लेकिन इसने क्या, एक आतंक कर दिया। अति हर चीज की बुरी होती है। ठीक है,
नेक्स्ट पे चलते हैं। हाइसिंथ, ठीक है, बंगाल का आतंक को कहा जाता है हाइसिंथ, जलकुंभी। ठीक है? जलकुंभी। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये हमें युग्म दिए गए हैं, हमें इन पे विचार करना है। ये युग्म दिए गए हैं, हमें इन पे विचार करना है। देखो क्या दिया गया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये कब पारित हुआ? 1986 में, 1986 में। जल प्रदूषण निरोध अधिनियम, ये कब हुआ? 1974 में, 1974 में। वायु प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में। ये अधिनियम बनाए क्यों गए थे? आप देखो, जल में ज्यादा प्रदूषण हो रहा था, ठीक है, जल में प्रदूषण हो रहा था, वायु प्रदूषण हो रहा था। इन प्रदूषण को कम करने के लिए एक्ट बनाए गए थे, और उन एक्टों का काम था कि उस चीज का निवारण करना। अगर ज्यादा मात्रा, आप देखोगे कि हर साल क्या रहता है, हर जगह का देखा जाता है कि वहां पर कितना प्रदूषण है। अगर ज्यादा प्रदूषण होता है तो उनको वार्निंग दी जाती है कि यहाँ पर प्रदूषण इतना क्यों है। हर समय गाड़ी वगैरह इनका जो भी रहता है कि इनका पीएच लेवल कितना है, उनको सॉरी इनका जो लेवल कितना है प्रदूषण का, उनको चेक किया जाता है। तो इनका काम यही था कि एक तरह का मेंटेनेंस बना रहे। जब हद से ज्यादा प्रदूषण फैल जाएगा तो क्या, उससे नुकसान हमें ही तो होगा। तो इसलिए क्या किया गया था कि एक्ट बनाए गए थे। एक्ट इसलिए बनाए जाते हैं कि हमारी सुविधा के लिए होते हैं। तो पहला एक्ट था जल प्रदूषण अधिनियम, निरोध अधिनियम। गंगा जल की आप देखोगे, गंगा का जल इनको शुद्ध किया जाता है, यमुना का जल, क्योंकि क्या रहता है, इनको शुद्ध किया जाता है, इनको सफाई की जाती है। ठीक है, तो इसलिए बनाए जाते हैं ताकि वहां ज्यादा गंदगी फैलाने पे भी रोक होती है, और जो भी फैलाता है उसमें जुर्माना भी लगता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये वाला जल प्रदूषण जो अधिनियम था, ठीक है, ये 1974 में बनाया था, बिल्कुल सही बात है। और जो वायु प्रदूषण था, ये कब बनाया था? 1981 बनाया गया था। ये बिल्कुल सही है, लेकिन क्या हुआ था उसमें, एक शोर था, जैसे आप देखोगे साउंड, बहुत ज्यादा साउंड आवाजें आती हैं, ठीक है, लाउड स्पीकर वगैरह, गाने वगैरह चलते हैं, गाड़ियों की आवाजें, उनको भी शामिल कर लिया गया था। तो वहां पर क्या गया था, शोर और शामिल किया था, शोर को शामिल किया गया था। कब किया गया था? 1987 में। 1987 में यहाँ पर क्या क्या लिया गया था, शोर जो था ना, जो साउंड गाड़ियों से हो रहा है, वाहनों से हो रहा है, या जो भी लाउड स्पीकर है उनसे हो रहा है, इसीलिए तो हम लोग उस पर बोल देते हैं, जब भी एग्जाम का टाइम होता है तुम शिकायत कर सकते हैं। अगर आपके गली मोहल्ले में कहीं भी ये ज्यादा साउंड हो रहा है, आप डिस्टर्ब हो रहा है, तो आप शिकायत कर सकते हो, क्योंकि एक्ट है हमारे पास, अधिनियम हमारी सुविधा के लिए बनाए जाते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पर कौन सा युग्म सही सुमेलित है? यहाँ पर दो, एक और क्या है, एक और दो। जल प्रदूषण अधिनियम, ये वाला जल प्रदूषण वाला था ना, ये 1974 में, बिल्कुल सही है। वायु प्रदूषण वाला था, वो भी सही है। ठीक है, वायु प्रदूषण ये 1987 1981 में दोनों, लेकिन क्या है यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 2 और 3 पर्यावरण केवल यहाँ पर आंसर, ये तीनों दिए नहीं गई, उपरोक्त में सभी है। ठीक है, उपरोक्त सभी, आंसर इसका सभी होगा, क्योंकि तीनों बिल्कुल सही है। उपरोक्त सभी तीनों सही है। पर्यावरण संरक्षण ये बिल्कुल सही है, 1986 में आया था। जल प्रदूषण ये बिल्कुल सही है, 1974 में आया था। उसके बाद वायु प्रदूषण था जो 1981 में आया था, इसमें शोर को 1987 में शामिल कर दिया गया था। तो तीनों ऑप्शन सही है, ऑप्शन में दिया नहीं गया, तो आप डी ऑप्शन लिख सकते हो यहाँ पर, उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट पे चलते हैं। इन रोगियों की शल्यक्रिया सर्जरी होती है, उन्हें पीड़ाहार के रूप में क्या दिया जाता है? यानी जिसकी भी सर्जरी होती है, सर्जरी में दर्द होता है, तो उस समय दर्द निवारक के रूप में दवाइयां दी जाती हैं उस दर्द को कम करने के लिए। तो उस दर्द को कम करने के ड्रग्स दिए जाते हैं। वो ड्रग्स कौन से होते हैं? कोकीन, कोका, मार्फिन, हीरोइन और डिस्प्रिन। देखिए ऑप्शन को पढ़िए, आप अंदाजा लगाइए, सोचिए क्या हो सकता है इसमें। कोकीन, कोका, मार्फिन, हीरोइन या डिस्प्रिन। डिस्प्रिन को तो आप जानते हो, सर दर्द के लिए हम लेते थे, इसको तो वैसे ही क्रॉस कर देते हैं। 3 बचते हमारे पास में, तीनों को आप ध्यान से देखिए।
क्या रहता है, बताइए आंसर में हमें क्या हो सकता है इसका आंसर। क्या है बताइए। इसकी भी सर्जरी जब होती है, तो ऐसी भी सर्जरी हो, छोटी या बड़ी, तो उस समय जो दर्द होता है, तो दर्द को कम करने के लिए दर्द निवारक के रूप में उसके अंदर क्या रहता है, पीड़ा खाड़ी दी जाती है। पीड़ा यानी उसको इंजेक्शन या गोली जो भी दिया जाता है, तो वो किससे बनाया जाता है, ठीक है, किससे बनाया जाता है, दर्द निवारक के रूप में उसको दिया जाता है रोगी को, ताकि उसको आराम मिल जाए, उसको दर्द ना हो। तो उसमें क्या दिया जाता है, देखिए ऑप्शन आ रहा है तो आप बता सकते हैं कौन सा है इसका आंसर। आंसर यहाँ पर सही आया, कोकीन कोका। ये कोकीन कोका क्या है, इसको क्या रहता है, शल्यक्रिया जब सर्जरी जब होती है, तो इसको दर्द निवारक दवा के रूप में दिया जाता है, ठीक है। ये होता क्या है, जो यहाँ की जो पत्तियां होती हैं, कोका की जो पत्तियां होती हैं, ठीक है, एरिथॉक्सिलोन बोलते हैं इसको, एरिथॉक्सिलोन, ठीक है, एरिथॉक्सिलोन, थॉक्सिलोन, इसकी पत्तियों से बनाई जाती है, ठीक है, की पत्तियों से बनाई जाती है, पत्तियों से बनाई जाती है। देखो, मार्फिन हीरोइन, आपको दो दिख रहा होगा ना, तो ये मार्फिन कहाँ से प्राप्त की जाती है, हीरोइन कहाँ से प्राप्त की जाती है। मार्फिन और हीरोइन के बारे में बता देती हूँ। अफीम, अफीम को आप जानते होंगे, अफीम, इसका बॉटनिकल नाम बहुत बार आया है कि अफीम का बॉटनिकल नाम क्या है। इसका जो वानस्पतिक नाम है, वानस्पतिक नाम, वो है पेपावर सेमनीफोरम, पेपावर सोमनीफेरम, सोमनीफेरम। काफी बार पूछा गया है कि अफीम का वानस्पतिक नाम क्या है, और अफीम की खेती कहाँ पर होती है, इसकी जो खेती होती है, ठीक है, मंदसौर में की जाती है। मंदसौर जिला है ना, जो एमपी में आता है, वहां पर इसका क्या, इसकी खेती की जाती है। उसको आप देखोगे ना, इसमें क्या रहता है, चीरा लगाया जाता है, इसके जो फल होते हैं उनमें चीरा लगाया जाता है, ऐसे इसकी खेती की जाती है। अब आप देखोगे मार्फिन और हीरोइन, ये दोनों क्या है, ये ड्रग है, नशा, नशा के रूप में इनको लिया जाता है। तो ये मार्फिन बनाया कैसे जाता है, होता क्या है, जैसे जो अफीम होती है, अफीम में जब फूल आते हैं, जब अफीम के अंदर फूल आएंगे, तो फूलों में क्या रहता है, फलियां निकलती, ठीक है, फूलों में क्या निकलेंगी, फलियां निकलेंगी। तो जो फूलों में फलियां निकलती हैं, उन फलियों को क्या कर लिया जाता है, तोड़ लिया जाता है।